वालेकुम स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह अभी हम स्टार्ट करेंगे पैथोफिजियोलॉजी 2 फोर्थ सेमेस्टर। ठीक है, BSN। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि डिसऑर्डर ऑफ एड्रीनल ग्लैंड है। इसी तरीके से हम ग्रोथ हार्मोन के डिसऑर्डर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सेकंड चैप्टर जो पैथोफिजियोलॉजी में है वो हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। ठीक है, तो ये हम सब पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो अगर आपके म्यूनर सिग्नेचर अहमद पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट दीजिए ताकि नई आने वाले, और बेल द आइकन को दबा दीजिए ताकि नई आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों तक बर वक्त पहुँच जाए। ठीक है, तो हमारे पास जो डिसऑर्डर ऑफ एड्रीनल ग्लैंड हो गया ना, तो ये केम्यू आइनस हमाद सर जो है उसकी स्लाइड्स है। ठीक है, बहुत अच्छी स्लाइड है, नॉलेज भी उसमें बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो एड्रीनल ग्लैंड आपको पता है कि ये मेनली डिवाइड किया हुआ है 2 पोर्शन में। ठीक है, एक हमारे पास जो है वो एड्रीनल मेडुला है जो कि सेंटर में होती है। ठीक है, और इससे सिक्रीट होती है हमारे पास जो है वो एपिनेफ्रीन, नॉन एपिनेफ्रीन। ठीक है, जो कि हम उसको कलेक्टिवली कहते हैं कैटेकोलामीन। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है कि जो एड्रीनल कॉर्टेक्स होते हैं ना, तो एड्रीनल कॉर्टेक्स हमारे पास जो आउटर मोस्ट लेयर होती है। ठीक है, और ये आउटर लेयर होती है, उससे जो मतलब हार्मोन सिक्रीट होती है, तो उसमें आते हैं कि मतलब जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड होती है, और इसी तरीके से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और एंड्रोजन, ये हार्मोन। ठीक है, तो ये सब हम पढ़ेंगे, उसकी वजह से कौन कौन सी डिजीज़ आते हैं ये भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप हमारे साथ रहिए। ठीक है, फिर आते हैं कि एनाटॉमी क्या होती है। ठीक है, तो एड्रीनल ग्लैंड आर कंपोज ऑफ 2 सेक्शन, दे 2 सेक्शन पे कंपोज होती है, हमने पहले भी बताया। द इंटीरियर मेडुला प्रोड्यूस एड्रेनलिन लाइक हार्मोन। ठीक है, द आउटर लेयर कॉर्टेक्स प्रोड्यूस अ ग्रुप ऑफ हार्मोन। तो ये आउटर लेयर जो होती है वो ग्रुप ऑफ हार्मोन को सिक्रीट करते हैं, जो कि हम ग्लूकोकार्टिकॉइड या इसी तरीके से मतलब कार्टिसोल के कलेक्टिवली हम उसको कार्टिसोल या कॉर्टिकोस्टेरॉइड हम कहते हैं। ठीक है, फिर क्या है कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड में इंक्लूड होती है, ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है ये ब्रॉड वर्ड से। ठीक है, तो आप लोगों ने इस जगह पे जो है अच्छी तरीके से पैथोफिजियोलॉजी समझना है। फिर ये है जो मतलब एड्रीनल ग्लैंड के जितने भी ड्रग्स हैं, फिर वो पैथो जो फार्माकोलॉजी में हम इंशाल्लाह पढ़वाएंगे। ठीक है, और इसी तरीके से जो एडल्ट हेल्थ नर्सिंग है उसमें भी ये टॉपिक है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले उसकी पैथोफिजियोलॉजी मीन जो फंक्शनल की मतलब वो किस तरीके से एक मैकेनिज्म परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये आपने इस जगह से ही क्लियर कराना है। ठीक है, कि बाद में आपको ये चीज़ क्लियर होगी तो डायरेक्टली आप ड्रग्स याद करेंगे, कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो आते हैं वो हमारे पास ग्लूकोकॉर्टिकॉइड आते हैं, दिस हार्मोन विच इंक्लूड कॉर्टिसोल। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में जो है वो इंक्लूड होते हैं कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट होती है? हमारे पास जब हमारे बॉडी में कोई भी स्ट्रेस आते हैं ना, तो वो कॉर्टिसोल ही रिलीज होते हैं। ठीक है, इन्फ्लुएंस बॉडी एबिलिटी टू कन्वर्ट फूड इनटू एनर्जी। और ये कॉर्टिको जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होते हैं ना, तो ये किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट होती है? ये जब हम कोई भी फूड खाते हैं ना तो वो एनर्जी में कन्वर्ट करा देते हैं। ठीक है, प्ले अ रोल इन योर इम्यून सिस्टम इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स एंड हेल्प योर बॉडी टू रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। ठीक है, तो कोई भी जब आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आते हैं या कोई भी स्ट्रेस वगैरह आते हैं ना, तो आपकी बॉडी पर उसको रिस्पॉन्स शो करते हैं। ठीक है, टू द हेल्प ऑफ विच कॉर्टिकोस्टेरॉइड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ठीक है, और उसको दूसरा नाम हम कार्टिसोल कहते हैं। तो ये आप लोगों ने क्या करना है, ये आपने याद रखना है कि जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होते हैं ना, तो उसको दूसरा नाम क्या कहते हैं? कार्टिसोल। ठीक है, फिर हमारे पास जो दूसरी नंबर पे जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड होते हैं ना, वो है हमारे पास मिनरलोकॉर्टिकॉइड। ठीक है, तो नेम से जाहिर है कि ये मिनरल की मतलब मेंटेनेंस हमारे बॉडी में बरकरार रखते हैं कि दीज हार्मोन विच इंक्लूड अल्डिस्टेरॉन। तो ये भी आपने याद रखना है कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड हमारे पास अल्डिस्टेरॉन होती है। ठीक है, थ्रू द अल्डिस्टेरॉन वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर लेते हैं। मेंटेन योर बॉडी बैलेंस ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम टू कीप योर ब्लड प्रेशर नॉर्मल। ठीक है, तो आपकी ब्लड की जो पोटाशियम और सोडियम की जो रेगुलेटरी होती है ना, वो आपको कौन मेंटेन करेगा? मिनरलोकॉर्टिकॉइड। और मिनरलोकॉर्टिकॉइड का दूसरा नाम अल्डिस्टेरॉन। ठीक है,
तो फिर क्या है कि जो तीसरे नंबर पर है वो हमारे पास एंड्रोजन है, ठीक है। तो एंड्रोजन ये तो सेक्स हार्मोन की बात है। तो दीज मेल सेक्स हार्मोन आर प्रोड्यूस इन स्मॉल अमाउंट बाय द एड्रिनल ग्लैंड इन बोथ मेन एंड वुमेन, ठीक है। तो ये मेन और वुमेन दोनों में, लेकिन अगर बात हम कर लें ना तो मेल में तो है जो सेक्स हार्मोन है वो हमारे पास टेस्टोस्टेरोन है, लेकिन जो फीमेल में हो हमारे पास एस्ट्रोजन है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। और दोनों ही एड्रिनल कॉर्टेक्स की इस रीजन से ही रिलीज होते हैं, ठीक है। फिर क्या है कि दे कॉज सेक्सुअल डेवलपमेंट इन मेन एंड इन्फ्लुएंस मसल मास, सेक्स ड्राइव, मीन लिबिडो, ठीक है, एंड अ सेंस ऑफ वेल बीइंग इन बोथ मेन एंड वुमेन, ठीक है। देखिए हमारे पास जो सेक्सुअल डिज़ायर होते हैं ना, एक मतलब मेल की फीमेल की दोनों की, जो कि हम उसको लिबिडो कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि उसको डेवलप करना, उसको मेंटेन करना, ठीक है, और उसको एराइज कराना, ये किसका काम है? एंड्रोजन हार्मोन का काम है, ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं कि जो एड्रिनल ग्लैंड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है, ठीक है, तो उसकी जो जोन है ना, तो ये एमसीक्यूज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो ये आपने याद रखना है, ठीक है, कि एड्रिनल कॉर्टेक्स जो होती है डिवाइड इन 3 रीजन, ये 3 रीजन पे डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले जो रीजन होती है वो हमारे पास क्या है कि जोना ग्लोमेरुलोसा, ठीक है। तो जोना ग्लोमेरुलोसा जो है वो उससे कौन सा हार्मोन रिलीज होती है? आपने याद रखना है कि जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड होती है, ठीक है, मीन अल्डोस्टेरोन, ठीक है। फिर क्या है कि जो दूसरा है वो हमारे पास जोना पेसिकुलेटा है, ठीक है। तो आपने इसी तरीके से याद रखना है कि जोना पेसिकुलेटा में कौन से हार्मोन है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, और ये इन द फॉर्म ऑफ हम यूज़ हमारे बॉडी में यूज़ होते हैं कॉर्टिसोल एंड कॉर्टिसोन, ठीक है। तो ये दोनों सेम है, थोड़ा सा इफेक्ट डिफरेंस है, लेकिन ये क्या है? ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, ठीक है, दोनों स्ट्रेस के दौरान यूज़ होती, ठीक है। फिर क्या है कि तीसरी जो है वो हमारे पास क्या है कि जोना रेगुलेटर्स, ठीक है। तो जोना रेगुलर जो, तो ये रेटिकुलरस जो है वो हमारे पास थर्ड जोन है, जो कि सेक्स हार्मोन मीन एंड्रोजन उससे क्या हो सीक्रेट होती है, ठीक है। तो ये तीनों आपने अच्छी तरीके से याद रखना है, इससे एमसीक्यूज लाजिम आते हैं, ठीक है, अपने साथ लिख लें। फिर हमारे पास आते हैं कि मतलब किसी तरीके से उसकी पैथोफिजियोलॉजी है, मतलब वो किस फंक्शन के थ्रू जो है अपना जो मूड अफेक्शन है वो परफॉर्म कर लेते हैं ना। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई भी रिदम में चेंज आया, तो रिदम में किस वजह से चेंज आते हैं? या तो स्ट्रेस आएगा या कोई भी और चेंजेस आएगा, ठीक है। तो ये जब आप एक पर्सन पे स्ट्रेस आ जाती है ना, तो वो एज अ इनपुट स्टिमुलस है, ठीक है, वो आ जाते हैं और आप वो हाइपोथैलेमस को क्या करा देते हैं? डिटेक्ट करा देते हैं, ठीक है। तो जब उसको डिटेक्ट करते हैं ना, तो हाइपोथैलेमस से स्ट्रेस हार्मोन के लिए जो रिलीजिंग हार्मोन है वो हमारे पास जो कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, ठीक है। रिलीजिंग हार्मोन ओनली, ये आपने याद रखना है कि हाइपोथैलेमस से रिलीज़ होती है, ठीक है, रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। फिर क्या है कि वो रिलीज़ आ जाती है स्टिमुलस, फिर वो स्टिमुलस एंटीरियर पिट्यूटरी में जो ACTH मीन जो एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन होती है ना, तो वो उससे सिक्रीशन करा देती है। जब वो सिक्रीट हो जाती है तो वो डायरेक्टली जो ग्लैंड होती है उस पर एक कर देते हैं, जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होते हैं, ठीक है, आउटर होती है एड्रिनल ग्लैंड के, और उससे जो है कॉर्टिसोल रिलीज़ होती है। जब कॉर्टिसोल रिलीज़ होती है तो इंक्रीज ब्लड प्रेशर, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज, जब ग्लूकोज बढ़ेगा तो फिर उसके साथ जो है वो प्रेशर वगैरह ये चीज़ें भी बढ़ेंगी, अमीनो एसिड भी बढ़ेगा, फैटी एसिड भी बढ़ेगा, इसीलिए कि आपकी मेटाबॉलिज्म फिर फास्टली होती है। ये आपने याद रखना है कि जब स्ट्रेस आ जाती है तो स्ट्रेस की वजह से हमारे जो लेवर होती है वो ज़्यादा मेटाबॉलिज्म करा देती है, ठीक है। जो प्रोटीन और अमीनो एसिड और फैटीज ये सब चीज़ों जो है वो क्या करे, वो ब्रेक डाउन कराना स्टार्ट करा देती है, ठीक है। अगर उसमें कोई भी कमी आ जाती है, मतलब ये बहुत ज़्यादा हुए ना, ग्लूकोज की, फैटी एसिड की, ये चीज़ों की मकदार ज़्यादा हुई, तो फिर ये नेगेटिव फीडबैक शो करेगा और डायरेक्टली वो इस जगह को क्या करेगा? स्टिमुलस देगा नेगेटिव फीडबैक पे, ठीक है। ये सारे हार्मोन जितने भी हमारे बॉडी में वर्क करते हैं ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में काम करते हैं। मतलब अगर
हार्मोन अभी तो कम हुआ ना, तो इस वजह से जब स्ट्रेस की वजह से क्या हुआ, स्ट्रेस की वजह से राइज हो गया। जब राइज हो गया तो इतनी राइज भी नहीं होनी चाहिए ना, तो इसी वजह से वो दोबारा जो है वो स्टिमुलस देगी, ताकि वो जो ये कार्डियोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन था, स्टिमुलस था, वो कम करा ले। जब ये कम होगा तो डायरेक्टली जो है ये क्या होगा, ये नॉर्मल में आएगा। ठीक है, तो ये है हमारे पास। फिर हमारे पास आते हैं कि जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होती है तो उसको हम कॉर्टिसोल कहते हैं, और ये इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोकॉर्टिसोन जो है ये फिर हम फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे। ठीक है, जो एड्रीनल ग्लैंड की जो ड्रग्स होती है, ठीक है, या एड्रीनल ग्लैंड एंड एंटी ग्लैंड, ठीक है, ड्रग्स हम पढ़ेंगे इसमें फार्माकोलॉजी में। तो एसेंशियल फॉर लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म को क्या मेंटेनेंस करवाते हैं, आपके बॉडी को ग्लूकोज वगैरह तैयार कराते हैं 10 to 20 mg पर डे। तो ये भी आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखेंगे कि 10 to 20 mg जो है हमारे पास ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की ज़रूरत होती है पर डे। कंट्रोल प्राइमरी बाई एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। देखिए हमारे पास क्या होते हैं कि ये कंट्रोल होती है प्राइमरी किस चीज़ के, ये तो आपको पता है कि ये तो मेन जो एंटीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन आती है ना, तो वो डायरेक्टली किस चीज़ को, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को रिलीज़ कराते हैं ग्लैंड से। ठीक है, फिर क्या है कि मार्क सर्केडियन रिदम इन नॉन स्ट्रेसफुल कंडीशन। ठीक है, तो फिर ये क्या कहते हैं, मतलब ये ज़्यादातर जो काम करते हैं ये सर्केडियन रिदम पे काम करते हैं। ठीक है, और ये जो नॉन स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है ना, तो उसमें ये मार्क करा देती है। फॉर एग्जांपल ये है कि सर्केडियन रिदम ये है कि जब एक पर्सन इसको हो एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को दूसरा नाम हम देते हैं कि ये डायरनल रिदम में काम करते हैं। डायरनल रिदम मीन जो नाइट रिदम होती है। जब एक पर्सन सोते हैं ना, तो सोने की वक्त फॉर एग्जांपल 12 रात के 12 बजे से लेके जो सुबह 5 बजे तक क्या होती है, कार्टिसोल की लेवल कम होती है। ठीक है, फिर क्या होती है, जब एक पर्सन उठेगा ना, तो उठने से जो अर्ली मॉर्निंग होते हैं ना, तो अर्ली मॉर्निंग में उसकी क्या होती है, उसकी हाई लेवल होती है। ठीक है, ये भी बाद में आएंगे। ठीक है, तो ये एक सर्केडियन रिदम मीन 24 आवर की जो रिदम होती है वो उसके हिसाब से चलती है। हाईस्ट लेवल बिटवीन जो 4 AM होती है, ठीक है, एंड 8 AM, ठीक है, जो सुबह की बात की ना। फिर लुइस किस पे, मिड नाइट मीन जो रात के वक्त 3 बजे तक जो है वो कार्टिसोल की लेवल लोएस्ट होती है। तो ये भी एमसीक्यूज के लिए याद रखिए, ये भी आती है। ठीक है, If sleeping pattern change, it takes several days for adjustment of the adrenocorticotropic hormone and cortisol secretion to take place, for example day to night shift। ठीक है, तो ज़्यादातर ये मसला नर्सेस के साथ या डॉक्टर्स के साथ है। इसी वजह से जो हॉस्पिटल में जितने भी लोग या और आम माशरे में जितने भी लोग हैं जो कि नाइट शिफ्ट कराते हैं, तो नाइट शिफ्ट की वजह से अगर वो उसकी नाइट शिफ्ट बार बार चेंज होती जाती है, तो उस आपकी बॉडी जो है वो एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो है उसकी एडजस्टमेंट में थोड़ा सा टाइम ही लेता है। ठीक है, इसी वजह से थोड़ी अनकम्पैटिबिलिटी फर्स्ट डेज में आपको फील होंगी। ठीक है, फिर आते हैं कि जो कोर्टिसोल होते हैं ना, तो इज़ अ लिपिड सॉल्युबल हार्मोन कॉल्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। इट इज़ नॉट सॉल्युबल इन वाटर दैट वाई इट नीड प्रोटीन कैरियर ग्लोबुलिन। ठीक है, तो ये हमारे पास जो कोर्टिसोल होते हैं ना, तो ये लिपिड सॉल्युबल है, ये आपने याद रखना है। क्योंकि उसकी वजह यही है कि वाटर सॉल्युबल इसीलिए नहीं है क्योंकि इसके लिए एक प्रोटीन की कैरियर होने चाहिए। मतलब जो हार्मोन सिक्रीशन हो जाती है ना, तो फिर उसको ब्लड में लेके जाना उस जगह तक, लेवर तक, ठीक है, तो उसके लिए प्रोटीन की ज़रूरत है। और कौन सा प्रोटीन है, ग्लोबुलिन। ठीक है, ग्लोबुलिन जो है ये प्रोटीन है। ठीक है, तो उसके साथ वो बाइंड होती है, लिपिड है। फिर क्या है कि ऑल कार्टिसोल आर बॉन्ड जो है एक्सेप्ट 5%। ठीक है, दिस प्री कार्टिसोल इज़ बायोलॉजिकली एक्टिव। ठीक है,
तो इट फंक्शन इज मेंटेन सर्केडियन रिदम को मेंटेन करता है, मीन 24 आवर को मेंटेन कराते हैं, ठीक है। फिर ये है कि कॉर्टिसोल कैन हेल्प कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल, रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, हेल्प रिड्यूस इन्फ्लेमेशन एंड कंट्रोलिंग इफेक्ट ऑन सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस एंड हेल्प टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो ये कॉर्टिसोल जो है मुख्तलिफ़ किस्म की जितने भी ब्लड शुगर लेवल है, इसी तरीके से मेटाबॉलिज्म है, और हमारी बॉडी में जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस होती है, और इसी तरीके से जो साल्ट और वाटर की बैलेंस होती है, तो ये सब चीज़ें बीपी वगैरह ये सब मेंटेन करना किसका काम है? कॉर्टिसोल का। क्योंकि ये स्ट्रेस, जब एक बॉडी पे स्ट्रेस आ जाती है ना, तो ये सब चीज़ें ब्लड प्रेशर, ग्लूकोज, ये मेटाबॉलिज्म ये सब डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसके मुताबिक हमारा बॉडी डायरेक्ट कॉर्टिसोल रिलीज होते ताकि उसकी मैनेजमेंट किया जाए, वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में लेके आया जाए, ठीक है। फिर ड्यूरिंग स्ट्रेस द बॉडी नीड एनर्जी एंड सो कॉर्टिसोल इंक्रीज ग्लूकोजेनेसिस, ठीक है। तो स्ट्रेस के दौरान बॉडी को एनर्जी होनी चाहिए, तो उस एनर्जी को मिलने के लिए वो क्या कराते हैं? कॉर्टिसोल की इंक्रीज़ कराते हैं। और इंक्रीज़ कॉर्टिसोल किस चीज़ की? वो इनडायरेक्ट फॉर्म से आपको ग्लूकोज बना देती है, ग्लूकोन्यूजेनेसिस करवाती है। मीन नॉर्मली आप ग्लूकोज यूज़ करते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट, लेकिन आप फिर स्ट्रेसफुल कंडीशन में किस चीज़, प्रोटीन वगैरह ये भी आप यूज़ कराते हैं, ठीक है। तो इसको हम ग्लूकोनोजेनेसिस कहते हैं, जो कि इनडायरेक्ट फॉर्म से जब हम एनर्जी बनाते हैं, मीन प्रोटीन या फैट्स, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ न्यू ग्लूकोज मॉलिक्यूल मींस इंक्रीज जो प्रोटोलाइसिस होती है या लेपोलाइसिस होती है, मतलब प्रोटीन की ब्रेकडाउन या लिपिड की फैट की ब्रेकडाउन, ठीक है। फिर ये कॉर्टिसोल आल्सो मेंटेन ब्लड प्रेशर बाय इंक्रीज सेंसिटिविटी पेरिफेरल ब्लड vessel to catecholamine such as the adrenaline and noradrenaline with narrow blood vessel lumen। देखिए हमारे पास क्या है, जब कॉर्टिसोल आपको तो मतलब देखिए कि जब आप पे स्ट्रेस आ जाती है, तो स्ट्रेस की वजह से कॉर्टिसोल मतलब स्ट्रेस की वजह से आपकी ब्लड प्रेशर राइज हो जाती है, ठीक है। जब राइज हो जाती है तो आपकी जितने भी पेरिफेरल वेसल होती है ना, वो क्या होती है, उसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा हो जाती है। मतलब वो क्या होती है कि ये किस वजह से ज़्यादा होती है? क्योंकि कैटेकोलामीन रिलीज़ हुआ है, मतलब एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनालिन। तो इसी वजह से एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनालिन की वजह से आपकी जो ब्लड वेसल की ल्यूमन होती है, मीन जो अंदरूनी एरिया होती है ब्लड वेसल की, तो वो नैरो हो जाती है। जब वो नैरो हो जाती है तो आपकी प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, मतलब आपके क्या होगी, स्ट्रेस आ जाती है, ठीक है। फिर क्या है कि तो आपको पता चला कि ब्लड प्रेशर किस वजह से, जब कैटेकोलामीन मीन एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनालिन सिक्रीट होती है तो उसकी वजह से ब्लड टेन हो जाती है। जब ब्लड वेसल टेन हो जाती है तो उसमें प्रेशर आ जाती है ज़्यादा, ठीक है। फिर ये कॉर्टिसोल डिक्रीज इम्यूनियम रिस्पांस बाय डिक्रीजिंग प्रोस्टाग्लैंडिन एंड इंटरल्यूकिन एज वेल एज इट आल्सो इनहिबिट प्रोलिफरेशन ऑफ द टी लिम्फोसाइट। तो कॉर्टिसोल जब रिलीज़ होती है ना, तो आपकी इम्यूनिटी जो है कि डिक्रीज द इम्यूनियम रिस्पांस, ठीक है। क्योंकि जो इम्प्लेमेटरी सब्सटेंसेस है, मतलब प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया, इंटरल्यूकिन हो गया, ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसी वजह से क्या होती है, इनहिबिट होती है। तो इसको ये भी आपने जहन में रखना है, अगर आपको कोई भी एमसीक्यूज में कंडीशन दे देते हैं कि कॉर्टिसोल जब ज़्यादा इंक्रीज़ होते तो आपको ज़्यादा इन्फेक्शन की चांसेस होगी या कम होगी, तो आपने याद रखना है कि जब कॉर्टिसोल इंक्रीज़ होते हैं ना, तो उसकी वजह से हमारा इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, तो उसकी वजह से हमारे चांसेस ज़्यादा होती है ताकि हमें इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है। फिर इट इज़ रिसेप्टर इन द ब्रेन विच इन्फ्लुएंस द मूड एंड मेमोरी, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के रिसेप्टर जो है ब्रेन में प्रेजेंट होती है, और वो रिसेप्टर डायरेक्टली वो डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, मूड या मेमोरी वगैरह, ठीक है। फिर आते हैं कि जो सिंड्रोम इस मिनरलो या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से अगर होती है ना, तो वो हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सिंड्रोम है। तो क्वेश्चन सिंड्रोम क्या है कि अकॉर्डिंग टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ठीक है, 1999, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि क्वेश्चन सिंड्रोम आर आल्सो कॉल्ड हाइपोकॉर्टिसोलिज्म, क्या, हाइपर कार्टिसोलिज्म। ये भी एमसीक्यूज आपने याद रखना है कि जो कोशिंग सिंड्रोम होती है उसमें आपके बॉडी में क्या चेंजेस आती है,
उसमें कार्टिसोल की लेवल ज़्यादा आ जाती है, ठीक है। तो इट इज़ रेयर एंडोक्राइन डिसऑर्डर कैरेक्टर बाय द वैरायटी ऑफ सिम्टम फिजिकल एबनॉर्मलिटी के, तो इसमें मुख्तलिफ किस्म की जो है फिजिकल एबनॉर्मलिटी पर आ सकती है। इट मे बी कॉज बाय इधर प्रोलॉन्ग एक्सपोजर ऑफ द body tissue to a high level of cortisol or by the ओवर प्रोडक्शन ऑफ कार्टिसोल इन द बॉडी, ठीक है। जब क्या होती है कि मतलब प्रोलॉन्ग एक्सपोजर एक पर्सन की क्या होती हो जाती है हाई कार्टिसोल को, तो हाई कार्टिसोल जब ज़्यादा टाइम तक रहेगा तो उसकी वजह से क्या होगी, आपके बॉडी में जो है ये कोशन सिंड्रोम बन जाती है, ठीक है। तो ये इसको मतलब क्या करना है, अवॉइड कराना है, ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन को अवॉइड कराना है, या ड्रग्स जो है जब आप डेली यूज़ करते हैं उसको थोड़ा सा कम करा लें, ठीक है। फिर क्या कि इंटरनेशनल डेटा हमारे पास कोशन सिंड्रोम की क्या हो सकती है कि 10 पीपल जो है पर मिलियन में पॉपुलेशन में या इनिवली उसको रिकॉर्ड किया हुआ है, अफेक्टेड वुमेन 5 टाइम मोर देन वुमेन मेन, ठीक है। तो क्योंकि उसमें ज़्यादातर स्ट्रेस वगैरह होती है, मतलब उसकी जो हार्मोनल चेंजेस होती है ना वो बहुत ज़्यादा आती है, उस पर घर के स्ट्रेस भी होती है, अपनी मतलब बेबी वगैरह की डेवलप करने भी स्ट्रेस होती है, तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होती है वुमेन में, इसलिए 5 टाइम मोर है मेन से। फिर 1 इन 5,000 जो है हॉस्पिटल एडमिशन, मतलब 5,000 अगर लोग हॉस्पिटल में एडमिशन होती है ना, तो एक जो पेशेंट होती है वो कोशन सिंड्रोम की होती है। 70% रिपोर्टेड केसेस आर डायग्नोसिस एज अ पिट्यूटरी एड्रीनोमास, ठीक है। तो ज़्यादातर जो पेशेंट रिकॉर्ड हुआ है वो पिट्यूटरी में कोई भी मतलब ट्यूमर वगैरह एबनॉर्मल ग्रोथ वगैरह बेनाइन ट्यूमर आती है, इसकी वजह से फिर वो हाइपर सिक्रीशन होती है किस चीज़ के एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन के मीन ACTH के, जो कि पिट्यूटरी इंटीरियर से रिलीज होती है। अगर मोस्ट फ्रिक्वेंटली ड्यूरिंग द एज 20s एंड 50s, ठीक है। तो इसी तरीके से ये भी इस एज में बहुत ज़्यादा जो है ये कार्टिसोल रिलीज़ होती है, ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे जो है इंसान पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होती है। फिर क्या है कि 15 से लेके 30% जो है केसेस बाय द एंडोजीनियस क्या है कार्टिक जो कोशन सिंड्रोम मीन जो 15 से लेके 30% जो लोग कोशन सिंड्रोम में इन्वॉल्व होती है वो एंडोजीनियस, वो अंदर ही कॉर्टिसोल की प्रोडक्शन की वजह से होती है, मतलब बाहर से कोई इफेक्ट नहीं होती, ठीक है। देखिए एडिनोमास एंड जो सार्को क्या है कि कार्सिनोमास आर अबाउट इक्वल कॉमन इन एडल्ट एंड चिल्ड्रन, ठीक है। तो ये दोनों एडल्ट और चिल्ड्रन में कॉमन होती है। कार्सिनोमा आ रहा फ्री डोमिनेंट, मतलब कार्सिनोमा तब लगेगा ना जब आपको एडिनोमा होगा ना, तो इसी वजह से मतलब ये तो पहले बेनाइन कैंसर होती है ना, बेनाइन होती है मतलब नॉन कैंसरियस होती है ट्यूमर वगैरह, फिर वो बाद में जो है वो जो है कार्सिनोमा वगैरह कैंसर वगैरह में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये है हमारे पास उसकी जो मतलब स्ट्रक्चर है कि पिट्यूटरी ग्लैंड की जो कोशन सिंड्रोम है, तो वो इसमें आते हैं पिट्यूटरी कोशन सिंड्रोम ट्यूमर इन अल्टर जो इंटीरियर पिट्यूटरी है, तो उसकी वजह से ये हार्मोन ज़्यादा हो जाती है। तो ये हार्मोन जब ज़्यादा होती है तो आपकी कार्टिसोल ज़्यादा क्या होगा, ये हाइपर प्लेसिया करेगा, ठीक है। तो हाइपर प्लेसिया की वजह से उसकी साइज़ और शेप जो है वो बढ़ेगा। जब साइज़ और शेप बढ़ेगा तो देखें इसकी वजह से क्या होती है, जो एड्रीनल कोशिंग सिंड्रोम होती है तो कार्टिसोल ज़्यादा रिलीज़ होगी, क्योंकि ये किस चीज़ में, ये ट्यूमर की निशान है, ठीक है। तो जहाँ पे ये है इसकी वजह से मतलब ये पिट्यूटरी में है, ये एड्रीनल में क्या है, हाँ ट्यूमर है, और ये लंग्स में है, ठीक है। तो लंग्स कैंसर जो है जब एक पर्सन को लगेगा ना तो ज़्यादा वो क्या करे, मतलब ऑक्सीजनेशन वगैरह प्रॉपर तरीक़े से नहीं होगा, फिर वो क्या होगी कि मतलब उसकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ वगैरह होगी। तो लंग्स में जब कोई भी ट्यूमर वगैरह बन जाती है तो उसकी वजह से एड्रेनल की कार्टिसोल की ये स्ट्रेस ये चीज़ें ज़्यादा हो सकती है। फिर क्या है कि इतना जेनेटिक जो है वो हमारे पास एक ऐसा टर्मिनोलॉजी है ना, एथ्रोजेनेटिक
कुशिंग सिंड्रोम मीन जो डॉक्टर की जो प्रेस्क्रिप्शन की वजह से कोई भी एरर आ जाती है और वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टीरॉयड लेते हैं, तो स्टीरॉयड की वजह से जो है वो ज़्यादा मतलब वो ग्लैंड श्रिंक हो जाती है। श्रिंक की वजह से फिर सही तरीके से प्रोड्यूस नहीं होते, तो मसला बना सकती है, ठीक है, या मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाती है, ठीक है। तो ये है उसकी जो है नॉर्मल क्या है। द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ कुशिंग सिंड्रोम इज सडन वेट गेन यूजुअली मैनिफेस्टेड बाय द सेंट्रल ओबेसिटी। तो ये आपने हम इसके लिए याद रखना है कि जो कुशिंग सिंड्रोम होती है तो उसकी मेन जो है सिम्टम्स है, फ्रीक्वेंटली कौन सी सिम्टम आती है, तो वेट गेन होती है, ठीक है। फिर आते हैं कि जो पैथोफिजियोलॉजी है तो वो कौन से है, तो लॉस ऑफ नॉर्मल सर्केडियन रिदम, जो रिथमिसिटी है मीन रिदम है ऑफ द एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एंड कॉर्टिसोल सिक्रीशन, ठीक है। तो ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी यही है कि ये अपनी जो नॉर्मल रिदम है वो ख़राब करा देती है। फिर जब वो ख़राब होती है तो किस चीज़ क्या होती है, एंड कॉर्टिसोल सिक्रीशन हो क्या है कि एब्सेंस ऑफ नॉर्मल रेगुलेटरी नेगेटिव फीडबैक ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंड द पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस। तो इसकी वजह से क्या होती है, जो नॉर्मल कंट्रोल मैकेनिज्म था नेगेटिव फीडबैक वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी से। फिर नेगेटिव फीडबैक डज एग्जिस्ट बट द सेट पॉइंट ऑफ द फॉर ACTH सेपरेशन इन मच हायर देन नॉर्मल, ठीक है। तो फिर क्या होती है, मतलब अगर नेगेटिव फीडबैक दोबारा जो है वो एग्जिस्ट हो गया, लेकिन उसकी जो पॉइंट होती है मेंटेबिलिटी की जो पॉइंट होती है वो फिर मसला बना देती है, ठीक है। फिर क्या है कि जो हाई लेवल ऑफ कॉर्टिसोल लीड टू एलिवेटेड ब्लड ग्लूकोज लेवल रिजल्टिंग इन इंक्रीज इंसुलिन लेवल which target adipocytes in the center of the body especially around the buttocks, ठीक है। देखिए हमारे पास क्या होती है कि जब हाई लेवल कॉर्टिसोल हो जाती है तो आपको पता है हाई लेवल मतलब जो कॉर्टिसोल ज़्यादा हो जाती है इसके लिए उसको ग्लूकोज की ज़रूरत होती है। तो वो मुख्तलिफ़ किस्म के सोर्सेज से जो है वो अपने लिए बॉडी में ग्लूकोज बना देती है। तो उस ग्लूकोज बनाने की वजह से फिर इंसुलिन की भी काम ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ग्लूकोज को सेल में अंदर लेके जाना, ठीक है। तो ज़्यादातर जो है वो एडिपोसाइट में जो है वो या सेंट्रल ओबेसिटी या इसी तरीके से बकेट में जो है ज़्यादा क्या करा देते हैं, उसकी अराउंड ये टारगेट एडिपोसाइट सेल होती है, बकेट ऊपर आ जाती है, ठीक है। फिर क्या है कि थ्रू दिस मैकेनिज्म एन एंजाइम लिपोप्रोटीन लाइपेज इज एक्टिवेटेड विच हेल्प इन अकोमोलेशन ऑफ फैट्स मॉलिक्यूल इन एडिपोस, ठीक है। तो क्या होती है, तो इस मैकेनिज्म की हाई कॉर्टिसोल और ग्लूकोज और फिर इंसुलिन की ज़्यादा सेंसिटिविटी की वजह से क्या होती है, आपकी जो एडिपोस सेल होती है उसमें जो मतलब रिसेप्टर होती है, ठीक है, वो एक्टिवेटेड हो जाती है और थ्रू द लाइपेज एंजाइम जो है ये एडिपोस टिश्यू में डिपॉजिट होती है, ठीक है। ये जो मतलब लिपोप्रोटीन वगैरह या फैट्स वगैरह की डाइजेशन करा देती है ना, ठीक है। तो फिर वो क्या होती है, डिपॉजिट हो जाती है। तो उस अकोमोलेशन की वजह से उसकी वेट भी बढ़ेगा, ठीक है, जो हमने पहले बात की ना। तो ये जो इनडायरेक्ट फॉर्म से मतलब फैट से या प्रोटीन से वो क्या बना देती है, ग्लूकोज बनाती है। तो उस टाइम जो है मतलब जो पेट वो ब्रेक डाउन करा ले, तो वो पेट तो फिर ज़्यादा मतलब यूज़ नहीं करेगा, तो वो ज़्यादा फैट जब ब्लड में आ जाएगा तो वो बकेट वगैरह ये मुख्तलिफ रीजन में जो है वो अकमुलेट हो जाएंगे और वो क्या होती है, स्वेल हो जाएंगे। तो इसकी वजह से वज़न बढ़ेगा, ठीक है, वेट बढ़ेगा। हाई कॉर्टिसोल लेवल में आल्सो कॉज हाइपरटेंशन फॉर 2 रीजंस। देखिए जब कॉर्टिसोल की लेवल ज़्यादा हो जाती है तो उसकी वजह से जो है हाइपरटेंशन भी लग सकती है। उसकी 2 रीजंस है, याद रखें। 1 बाय एम्प्लीफाइंग with catecholamine and other by cross reacting with mineralocorticoid receptor which increase the blood pressure and return blood। देखिए हमारे पास एक तो ये है कि मतलब कोई भी पर्सन को जब क्या होती है कॉर्टिसोल ज़्यादा हो जाती है तो इसकी वजह से कैटेकोलामीन ज़्यादा हो। कैटेकोलामीन क्या है, ये तो वो रिस्पॉन्स है जो आपकी ब्लड प्रेशर जो ब्लड वेसल की थिनिंग आ जाती है उसमें और ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो उसकी वजह से मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो है या उसकी जो मतलब
पोटाशियम सोडियम है ये आपकी ब्लड में ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब होंगे तो आपकी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। तो उसकी वजह से हाइपरटेंशन आ सकती है। फिर हाई कॉर्टिसोल लेवल आल्सो इनहिबिट गोनाडोट्रोपिन हार्मोन from the hypothalamus. This lead to missing of very ovarian and testicular function. देखें इट आल्सो एम्पेयर ब्रेन फंक्शन। देखिए हमारे पास ये भी एमसीक्यू के लिए याद रखना है कि हाई कार्टिसोल लेवल जब होती है तो ये गोनाडोट्रोपिन की वजह से मीन जो जीएनआरएच होती है ना, क्या है कि आल्सो ये इनहिबिट कराती हैं। मतलब जिस पर्सन के स्ट्रेस लेवल ज़्यादा हो उसकी वजह से कार्टिसोल ज़्यादा हो तो उसी वजह से उस पर्सन की जो सेक्सुअली प्रोसेस होती है, मतलब जो प्रोलैक्टिन एफएसएच हार्मोन है और एलएच हार्मोन है वो भी सप्रेस होंगे, ठीक है। तो उसकी वजह से उसकी टेस्टिकुलर फंक्शन भी ख़राब होंगे, ठीक है। और एक इस वजह से ब्रेन की इम्पेयरमेंट ख़राब होने की वजह से आती है। फिर आते हैं कि जो मैनिफेस्टेशन होती है, तो मैनिफेस्टेशन मीन जो साइंस में होती है तो ट्रंकल जो है ओबेसिटी है, राउंड हार्मोन पैसेस होती है, बफेलो हम होती है एंड वेट गेन होती है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर में हमने पहले देखा। स्ट्रेच मार्क होती है एंड स्ट्राई होती है। स्ट्राई हमारे पास ज़्यादातर जो है ये पेट के जो है मिड में एक लाइन सा निकला हुआ होती है। ये ज़्यादातर जो है प्रेग्नेंट वुमेन में ज़्यादा ये होती है, ठीक है। स्ट्रा ये कलर सा होती है, ठीक है, एक लाइन होती है मिड ऑफ द पेट, ठीक है। फिर कि एक स्किन डीपली पिगमेंटेड, वो पिगमेंटेशन भी ज़्यादा करेगा, ठीक है। डीपली हाइपर न्यूट्रीमिया एंड हाइपोकिलेमिया मेटाबॉलिज्म की मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। तो हाइपर न्यूट्रीमिया क्योंकि ज़्यादा ब्लड प्रेशर राइज होती है, ठीक है। और हाइपोकिलीमिया फिर वो थ्रू यूरिनेशन वगैरह ये चीज़ें बाहर चले जाती, ठीक है। और मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी आ जाती है, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस ही होती है, ठीक है, जब हाई कॉर्टिसोल लेवल होती है। राइज ब्लड प्रेशर हो जाती है तो आपको पता है कि इरिटेबिलिटी एंड एंजाइटी हो जाती है इंसान को, ठीक है। इरिटेबिलिटी इसलिए कि आपकी जो मेंटेबिलिटी, जो माइंड की जो स्टेटस होती है, ब्रेन की जो नॉर्मल फंक्शन होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। फिर एक्सेसिव हेयर ग्रोथ इन फीमेल भी हो जाती है, मतलब जो हेरोसिटिज्म वगैरह ये चीज़ें आ सकती है, ठीक है। फिर ब्रूजिंग मतलब एजी जो है, या इसी तरीके से मतलब इंटरनल जो ब्लड वेसल होती है वो रप्चर होना स्टार्ट हो जाती है। फिर थिन जो वर्नरेबल स्किन हो जाती है, ठीक है। मसल वीकनेस आ जाती है इंसान को, और पेटीग और ब्लड विजन ये सब आ सकती है, ठीक है, इंसान को। जो इरेगुलर आर स्टॉपेड मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल जो फीमेल में जो 28 डेज़ का जो एक साइकिल होते हैं, ठीक है, तो वो भी क्या होती है, इरेगुलर होती है या मुकम्मल तरीके से जो है स्टॉप हो जाती है। फिर क्या होती है कि रिड्यूस सेक्स डिज़ायर एंड फर्टिलिटी इन मेल, ठीक है। तो ये मेल में जो है ये जो सेक्स की डिज़ायर होती है, लिबिडो होती है, वो ख़त्म होना स्टार्ट हो जाती है। जो फेशियल फ्लैशिंग होते हैं ना, वो भी क्या होती है, वो भी हो जाती है। फिर स्लो क्या है, अगर आप उस पर्सन को देखें ना तो उसकी जो फेस होती है ना वो बहुत ज़्यादा आयली सा होती है और फ्लैशिंग करा देती है, ठीक है, क्योंकि उसमें मेटाबॉलिज्म वगैरह ये चीज़ें ज़्यादा होती है। स्लो हीलिंग ऑफ कट इंसेक्ट बाइट एंड इन्फेक्शन, ठीक है। तो ये हमने पहले भी बताया कि जब कार्टिसोल लेवल ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी और जो मतलब टी सेल होती है, मैक्रोफेजेस होती है, और ये इम्यूनिटी जो रिस्पांस होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो इसी वजह से हीलिंग सही तरीके से नहीं होगा। फिर क्या है कि जो टाइप 2 डायबिटिक्स मेलिटस हैं तो ये हो सकती हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा ग्लूकोज लेवल होती है और सेल की जो सेंसिटिविटी होती है वो ख़राब होती है, इसी वजह से टाइप 2 डायबिटिस बन जाती है। फिर क्या है कि जो साइकोलॉजिकली चेंज आ सकती है, ठीक है, कॉग्निटिव लेवल ख़राब हो सकती है। एम्पेयर वाउंड हीलिंग क्योंकि उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। ओस्टियोपोरोसिस एंड बोन फ्रैक्चर क्योंकि उसकी जो नॉर्मल डेंसिटी होती है ना वो ख़राब हो जाती है ओस्टियोपोरोसिस में, ठीक है, और बोन फ्रैक्चर आकर हो जाती है। तो इसको देखिए, ये हमारे पास स्ट्रा कलर जो हमने पहले पढ़ा ना, तो ये स्ट्रा कलर है, ये जो फ्लैशिंग फेस होती है इसी तरीके से है, ठीक है। और ये भी हमारे पास बेपुलो जो है वो माउथ होती है, ठीक है, या इसी तरीके से बफेलो पेस होती है।
फिर क्या है कि जो टॉपिकली एब्डोमिनल स्ट्राइव होती है ना, तो ये है हमने पहले भी आपको बताया, ठीक है। ये ज़्यादातर जो है प्रेग्नेंट वोमेन ये चीज़ों में आती है, ठीक है। फिर क्या है कि जो हाइपोकॉर्टिकल जो है फंक्शन है ना, तो सम टाइम पार्शियल डिसफंक्शन ऑफ द एड्रीनल कॉर्टेक्स, जब पार्शियल डिसफंक्शन एड्रीनल ग्लैंड की हो जाए, मतलब हाफ ख़राब हो जाती है, तो उसकी वजह से जो है हाइपोकॉर्टिकल जो फंक्शन है वो आ जाती है। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सिक्रीशन, ठीक है, या मिनरलोकॉर्टिकॉइड सिक्रीशन, ठीक है। प्राइमरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी एज टर्म एज एडिशन, फिर हम उसके बाद जो कार्टिसोल लेवल कम हो जाती है, तो उसकी वजह से कौन सी डिजीज़ आकर होती है, एडिसन सिंड्रोम। तो ये दो सिंड्रोम आपने याद रखना है कि क्वेश्चन सिंड्रोम हमारे पास कॉर्टिसोल लेवल ज़्यादा होने की वजह से आती है, ठीक है, और उसके मुख्तलिफ़ किस्म की कॉम्प्लिकेशन और सिम्टम हमने पहले पढ़ा। लेकिन ये जो है, जो हाइपोकॉर्टिसोल जो है या कार्टिकल फंक्शन है, वो जब कम हो जाती है, तो इसकी वजह से कौन से आती है, एडिसन सिंड्रोम या एडिसन डिजीज़ आ जी है, ठीक है। तो हम अभी पढ़ेंगे एडिसन डिजीज़ हमारे पास कि एन अंडर एक्टिव एड्रेनल ग्लैंड, मतलब अंडर एक्टिव का मकसद ये है कि कार्टिसोल की जो लेवल होती है वो कम आ जाती है, ठीक है, प्रोडक्शन होती है, तो इसकी वजह से हो सकती है एडिसन डिजीज़। ये अपनी एक्सक्यूज़ के लिए याद रखना है, ठीक है। ये ईजी है लेकिन आपने याद रखना है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है, क्वेश्चन और एडिसन में, ठीक है। फिर क्या है कि एन अंडर एक्टिव एड्रेनल ग्लैंड प्रोड्यूस इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ कॉर्टिसोल, ठीक है। ये तो हमने पढ़ा हाइपोकॉर्टिसोलिज्म, मतलब जो कार्टिसोल लेवल होती है वो कम हो जाती है, उसकी वजह से एडिसन सिंड्रोम होती है। फिर क्या कि एड्रीनल इनसफिशिएंसी वाज द फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय डॉक्टर थॉमस एडिसन इन 1849। तो ये भी एमसीक्यू से याद रखें कि डॉक्टर थॉमस एडिसन जो है उसने जो है एड्रीनल इनसफिशिएंसी सबसे पहले जो है ये एडिसन डिजीज़ ईजाद की, ठीक है। फिर क्या कि इंसिडेंस ऑफ एडिसन डिजीज़ की, मतलब उसकी जो अभी करंटली रिपोर्ट क्या है, ठीक है। तो रिपोर्ट इंसिडेंस ऑफ एडिसन डिजीज़ इन यूएस है यूनाइटेड स्टेट इज़ 5 or 6 केसेस पर 1 के 10 लाख में, ठीक है। तो 10 लाख में 5 to 6 पेशेंट ऐसे होते हैं कि उसमें क्या होती है, ये एडिसन होती है, डिजीज पॉपुलेशन पर ईयर उसने रिकॉर्ड किया हुआ है विद अ प्रेवेलेंस ऑफ 60 to 110 केसेस पर के 10 लेक, ठीक है। तो उसमें 60 से लेके 110 तक केसेस आती है, ठीक है। फिर क्या है कि सेक्स the male to female ratio is 1 to 1 and 5 and 3 to 5, मतलब ये है कि मेल में कम होती है और फीमेल में ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें मेल की रेशो थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। बस ये रेशो आपने याद रखना है, ठीक है। फिर क्या है कि मतलब एज के मुताबिक से, तो एडिसन डिजीज़ कैन अकर इन पर्सन ऑफ एनी एज, मतलब हर टाइम जो है वो लग सकती है, उसकी जो स्पेसिफिक टाइम नहीं है। मोस्ट कॉमन जो पीपल को एज में लगती है वो 30 से 50 एज में ही होती है, ठीक है। फिर क्या है कि जो एडिसन डिजीज़ होते हैं ना, तो एडिसन डिजीज इज करेक्टराइज्ड बाय द एलिवेटेड सीरम ऑफ ACTH लेवल विद एन एडोकेट कॉर्टिकोस्टेरॉइड सिंथेसिस एंड सिक्रीशन। देखें ये वो डिजीज़ होते हैं ना कि जब क्या इसको हम कौन सा डिजीज़ कहेंगे, इसको हम प्राइमरी डिजीज़ कहेंगे। प्राइमरी डिजीज़ इसीलिए, प्राइमरी डिजीज़ वो डिजीज़ होती है जो आपकी ग्लैंड की वजह से होती है, मतलब आपकी इस एडिसन डिजीज़ में एड्रीनल ग्लैंड जो है, एड्रीनल ग्लैंड इफेक्ट हुआ है, क्योंकि उससे जो कार्टिसोल है वो सही तरीके से प्रोडक्शन नहीं हुआ। लेकिन जो पिट्यूटरी है और हाइपोथैलेमस है उससे तो ये देखे ना, वो बता रहा है कि ये स्टिमुलस वगैरह ये अच्छी तरीके से और ज़्यादा आया हुआ है। लेकिन क्या है कि इसको हार्मोन की प्रोडक्शन नहीं होती, क्योंकि एड्रीनल ग्लैंड जो है वो ख़राब हुआ है, ठीक है। तो इसकी वजह से एन एडोकेट किस चीज़ के, कॉर्टिकोस्टेरॉइड सिंथेसिस नहीं होती, ठीक है। लेकिन आपने याद रखना है कि एडिसन सिंड्रोम में जो स्टिमुलस होती है वो सीरम में ज़्यादा होती है, ठीक है, एलिवेटेड होती है। फिर क्या है,
फिर एड्रीनल इनसफिशिएंसी अकर व्हेन एटलीस्ट 90% ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स हैज़ बीन डिस्ट्रॉय। हमने पहले भी आपको बताया ना कि एड्रीनल ग्लैंड की वजह से ये प्राइमरी जो है डिजीज़ है, प्राइमरी, ठीक है, क्योंकि एड्रीनल ग्लैंड ख़राब हुआ है। हाइपो फंक्शन ऑफ द एड्रीनल कॉर्टेक्स में इफेक्ट और ग्लूकोकार्टिकॉइड और मेलोकार्टिकॉइड सिक्रेशन आर कम्बिनेशन। अब देखिए हमारे पास क्या है कि हाइपो फंक्शन एंड इसी तरीके से एड्रीनल कॉर्टेक्स में इफेक्ट हो सकती है, ठीक है। तो ये सब हार्मोन उससे इफेक्ट होती है बहुत, ठीक है, कम्बिनेशन में। फिर क्या है कि उसकी काजेज़ क्या क्या हो सकती है। तो आयोडोपैथिक है, सबसे पहले वो अननोन है, मतलब कोई भी ऐसा वैलिड रीज़न नहीं है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी एड्रेनल सफिशिएंसी, देखिए प्राइमरी मैं आपको ये क्लियर कराना चाहता हूँ, ठीक है, कि एड्रीनल क्या है कि प्राइमरी वो है जो प्राइमरी मतलब एड्रीनल इंसफिशिएंसी है कि ये आपने जनरल टर्मिनोलॉजी से आपने क्लियर करना है, फिर सारे के सारे अपने बॉडी पे अप्लाई करा, ठीक है, कि प्राइमरी डिजीज़ वो डिजीज़ होंगे जो ग्लैंड या पेरिफेरल में जितने भी आर्गन्स होती हैं उसकी जब डैमेज हो जाती है तो उसकी वजह से जो डिफिशिएंसी आती है उसको हम प्राइमरी, मतलब जो खुद की अपनी जो आर्गन थी वो ख़राब हुई। लेकिन जब हम सेकेंडरी की बात करते हैं ना, तो सेकेंडरी में हम क्या करेंगे, मतलब जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, ठीक है, वो पिट्यूटरी से सही तरीके से किया नहीं आती, स्टिमुलस नहीं आती, तो वो सेकेंडरी इनसफिशिएंसी होगी, ठीक है। और इसी तरीके से उसने एक नई दिया हुआ है, लेकिन मैं बताता हूँ, एक टर्शरी होती, ठीक है। तो टर्शरी मीन जो रिलीजिंग हार्मोन की वजह से होती है, जो हाइपोथैलेमस में कोई भी ट्यूमर वगैरह या डिफेक्ट हो जाती है या ख़राब हो जाती है, तो उससे अगर कोई डिजीज़ रिलीजिंग हार्मोन की वजह से मतलब उसको ये स्टिमुलस नहीं आती, तो वो हम टर्शरी डिजीज़ में ही लेते हैं, ठीक है। तो ये तरीका मैंने आपको क्लियर कर दिया। फिर क्या है कि ऑटो इम्यूनियम डिजीज़, ठीक है, तो ऑटो इम्यूनियम डिजीज़ की वजह से मतलब खुद एंटीबॉडी बन जाती है और एड्रीनल ग्लैंड को जो है वो डिस्ट्रॉय करा देती है। तो प्राइमरी एड्रीनल इनसफिशिएंसी और एड्रीनल डिजीज़ में बी ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द एड्रीनल ग्लैंड कॉर्टेक्स, समझ गए। फिर क्या है कि जो हाइपोकोर्टिसोलिज्म होता है डेवलप बिकॉज ऑफ हाइपोकोर्टिसोल, मतलब जो कॉर्टिसोल की लेवल होती है वो क्यों कम होती है, क्योंकि इनएडुकेट, ये अभी हम काज पढ़ रहा है, ठीक है, इनएडुकेट स्टिमुलेशन ऑफ द एड्रीनल ग्लैंड बाय एसिडिटी, मतलब या तो स्टिमुलेशन सही तरीके से नहीं हो रहा, मतलब ये सेकेंडरी काज हो गया। फिर क्या, पिट्यूटरी से बात हो रही है ना, एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन किस जगह के है, ये तो एंटीरियर पिट्यूटरी के है ना, या तो यही कि इसको स्टिमुलेशन सही तरीके से नहीं हो रहा। फिर क्या है कि दूसरी जो है वो यूज़ ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड एज अ ट्रीटमेंट सच एज प्रेडिसोन, ठीक है, जो हम ट्रीटमेंट के लिए कॉर्टिसोल के लिए यूज़ होती है प्रेडिसोन, दिए हमारे पास ड्रग से फार्माकोलॉजी में स्टडी करवाएंगे, ठीक है। तो फिर हमारे पास क्या है कि में काज क्या होती है, may cause a slowdown in production of the natural corticosteroid by the adrenal gland, मतलब एक पर्सन ऐसा हो कि वो प्रेडिसोन यूज़ करते हैं ना, ये जो ड्रग्स है, वो जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड की जो नेचुरल प्रोडक्शन होती है ना वो ख़राब करा देती है, ठीक है। फिर फेमिलियल एड्रीनल इनसफिशिएंसी, मतलब कोई भी इसके साथ जो है वो कोई और आर्गन उस पे पैक करा देती है और उसकी वजह से सही तरीके से प्रोडक्शन नहीं होगा। कैंसर, एड्रीनल हेमरेज एंड अदर जो इन्फेक्शन होती है टीबी वगैरह, इसकी वजह से ही हो सकती है, ठीक है। फिर हमारे पास जो पैथोफिजियोलॉजी है एडिसन डिजीज़ के, तो विद पिट्यूटरी एंड एसीटीएच इनसफिशिएंसी के, ठीक है। तो देखिए कार्टिसोल प्रोड्यूस endocrine tumor, surgically removal of the benign and non-cancerous ACTH producing tumor of the pituitary gland, एक्सोजीनियस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कॉर्टिकोस्टेरॉइड। इसने मुख्तलिफ किस्म के रीज़न दिए, या तो मतलब कॉर्टिसोल क्या होती है प्रोड्यूस एंड ट्यूमर वगैरह है इसकी वजह से ज़्यादा हो मतलब या कम हो जाती है, ठीक है, ट्यूमर की वजह से क्या होती है कम हो जाती है। दूसरी रीज़न ये है कि वो जो ट्यूमर था वो उसने रिमूव किया, सर्जिकली प्रोसीजर की वजह से मसला आ जाती है। तीसरी जो है वो मतलब ये है कि सही तरीके से जो है वो एसीटीएच जो स्टिमुलेशन है वो सही तरीके से नहीं आ रही, इसलिए जो है कॉर्टिसोल की लेवल कम होती है।
दूसरी चौथी जो है वो हमारे पास ये है कि मतलब एक्सोजीनियस एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा है, इसी वजह से उसकी जो नॉर्मल प्रोडक्शन है कार्टिसोल के वो ख़राब हुआ है। ठीक है, तो जब ये फैक्टर है, ये तमाम के तमाम ये जितने भी हम स्टडी करते हैं ना, तो ये फैक्टर है। ठीक है, तो उसकी वजह से ये हो सकती है। फिर क्या है कि सफरेस एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन प्रोडक्शन थ्रू नॉर्मल फीडबैक मैकेनिज्म। देखिए हमारे पास ACTH की प्रोडक्शन क्या होती है, जब सप्रेस हो जाती है तो उस सप्रेस होने की वजह से फिर सही तरीके से स्टिमुलेशन नहीं आएगा। जब नहीं आएगा तो लो टू एब्सेंस ACTH लेवल, तो ये एब्सेंस होगा ACTH की लेवल, तो इसकी वजह से इनएडिक्वेट जो है एड्रीनल स्टिमुलेशन होगा। मतलब जब एड्रीनल स्टिमुलेशन नहीं होगा तो फिर इसकी वजह से एड्रीनल कॉर्टेक्स एट्रोफी होगी। मतलब एक रीजन ऐसा है ना कि वो यूज़ नहीं हो रहा, आपके बॉडी में जो भी रीजन यूज़ नहीं हो रहा उसकी एट्रोफी हो जाती है। एट्रोफी मीन उसकी जो साइज़ होती है वो श्रिंक हो जाती है और वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, फिर डिक्रीज कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो जेनेसिस होती है, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन होती है, वो परमानेंटली जो है वो डिस्टर्ब और डैमेज होती है। ठीक है, तो ये सारा जो इनसफिशिएंसी की जो पैथोफिजियोलॉजी है ये है। ठीक है, एडिसन सिंड्रोम के। तो पैथोफिजियोलॉजी एलिवेटेड सीरम, जब आप देखते हैं ना तो एलिवेटेड सीरम में ये इसकी लेवल ज़्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि ये जो हमने पढ़ा, ये जो एडिसन डिजीज़ है ये प्राइमरी काज का है, मीन जो एड्रीनल ग्लैंड है वो ख़राब हुआ है। ऊपर से स्टिमुलेशन आते हैं, मतलब पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी, ये दोनों से स्टिमुलेशन आते हैं, लेकिन आपकी जो एड्रीनल ग्लैंड है वो ख़राब है। ठीक है, तो इसी वजह से सीरम में ये जो ब्लड में ये लेवल राइज होती हैं नॉर्मली। फिर क्या है कि इनएडुकेट कॉर्टिकोस्टेरॉइड सिंथेसिस एंड आउटपुट, मतलब कॉर्टिकोस्टेरॉइड सही तरीके से प्रोडक्शन नहीं होगा और वो सही तरीके से जो है वो बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, ठीक है, तो फिर क्या होती है कि मोर देन 90% ऑफ टोटल एड्रीनो कॉर्टिकल टिश्यू मस्ट बी डिस्ट्रॉय। ठीक है, तो 90% जो है इस एडिसन डिजीज़ में टिश्यू डिस्ट्रक्ट हो जाती है। फिर इनसफिशिएंसी ऑफ ऑल हार्मोन प्रोड्यूस बाय जो रीनल कॉर्टेक्स होती है, तो इनसफिशिएंसी आ जाती है, मतलब सही तरीके से प्रोडक्शन नहीं होगा। तो जब प्रोडक्शन नहीं होगा तो कॉर्टिको जो ट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन होती है ना, तो वो क्या है, फ्रॉम द हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट सेल एंड एंटीरियर पिट्यूटरी टू सीक्रेट ACTH हार्मोन which further stimulate renal जो कॉर्टेक्स होती है। एज ए रिजल्ट 3 हार्मोन विल बी रिलीज। तो आपको ये तो पहले हमने पढ़ा कि नॉर्मल पैथोफिजियोलॉजी यही है कि देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो CRH मतलब कार्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग जो हार्मोन है हाइपोथैलेमस से वो रिलीज़ आ जाती है। फिर वो है पिट्यूटरी से जो है ACTH जो है वो रिलीज़ करते हैं और ये ACTH चले जाती है और एड्रीनल जो कॉर्टेक्स होती है उससे ये 3 हार्मोन जो पढ़े थे ना, ये 3 हार्मोन में मेलोकॉर्टिकॉइड जो अल्डिस्टेरॉन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कॉर्टिसोल एंड एंड्रोजन मेल एंड फीमेल में 6 हार्मोन है, ये तीनों रिलीज़ करा देती है। ठीक है, फिर सिम्टम ऑफ एडिसन सिंड्रोम क्या है कि मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि एडिसन सिंड्रोम है। वीकनेस होगी उसको, वीकनेस इसीलिए कि उसकी मेटाबॉलिज्म सही तरीके से नहीं हो रहा, ग्लूकोज सही तरीके से पैकअप नहीं करा देते, उसकी बॉडी फैटीग होगी, डिजीनेस होगी, रैपिड पल्स होंगी। ठीक है, क्योंकि उसकी जो ऑक्सीजनेशन लेवल होती है वो इफेक्ट हो जाती है। डार्क स्किन पस जो है नोटेड ऑन हैंड एंड फेस, मतलब डार्क स्पॉट जो है उसकी क्या होती है, स्किन पे आती है। ठीक है, फिर क्या होता है कि हाइपर पिगमेंटेशन, मीन स्पॉट्स को हम हाइपर पिगमेंटेशन कहेंगे, सीन इन 98%। देखिए 98% उस पीपल में क्या होते हैं, ब्लैक जो है फ्रेकल आ जाती है, स्मॉल डार्ट आ जाती है। तो ये भी एक निशान है, मैनिफेस्टेट है, साइन सिम्टम है। वेट लॉस होंगी। ठीक है, वेट लॉस इसीलिए होंगी क्योंकि उसकी कॉर्टिसोल की लेवल सही तरीके से नहीं होंगी, तो इसकी वजह से उसकी ग्लूकोज सही तरीके से मतलब पैकअप नहीं होंगे, प्रोडक्शन नहीं होंगे। जब ग्लूकोज की प्रोडक्शन ज़्यादा तरीके से और मेटाबॉलिज्म नहीं होगी तो आपकी सेल को तो ग्लूकोज नहीं मिलेगा, इंसुलिन की सेंसिटिविटी भी ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन भी हो जाती है और मतलब लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकती है। ठीक है, इंटेंस साल्ट क्रेविंग हो जाती है क्योंकि उसकी BP वगैरह ये सब क्या होती है, लो डाउन होती है ना।
फिर क्या कि मसल एक्ने होती है, ठीक है, नोज़िया, वोमिटिंग, डायरिया, इंटॉलरेंस टू कूल। ठीक है, इंटॉलरेंस टू कूल क्यों? इसीलिए इंटॉलरेंस टू कूल इसीलिए कि उसकी सही तरीके से मतलब कार्टिसोल रिलीज़ नहीं हो रहे हैं ना, तो उसकी जो मेटाबॉलिज्म है वो भी डिक्रीज़ है। तो जब मेटाबॉलिज्म डिक्रीज़ है तो हीट कहाँ से बनेगा? नहीं बनेगा ना, तो वो कूल को जो है वो बर्दाश्त नहीं करते। ठीक है, इंटॉलरेंस मतलब वो बर्दाश्त नहीं करता किस चीज़ को? कूल को। ठीक है, और जो पहले हमने क्वेश्चन सिंड्रोम पढ़ा तो वो हीट इंटॉलरेंस है। तो ये 2 MCQs आपने याद रखना है कि हीट इंटॉलरेंस कौन सा डिजीज़ है, वो हमारे पास क्वेश्चन सिंड्रोम है, लेकिन जो कूल्ड इंटॉलरेंस है वो हमारे पास एडिसन डिजीज़ है। फिर क्या कि अल्डोस्टेरोन डिफिशिएंसी, जब अल्डोस्टेरोन की डिफिशिएंसी आ जाती है, जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, तो अभी तक जो हमने पढ़ा ये हम ज़्यादा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। अभी मैं एक बात करता हूँ कि ये क्यों जो है वो ज़्यादा हमने ग्लूकोकॉर्टिकॉइड पढ़ी, इसीलिए कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हमारी थ्रू आउट द बॉडी जितने भी रिसेप्टर हैं उस पे काम करते हैं, और जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड है मतलब एल्डोस्टेरोन है, तो ये ओनली स्पेसिफिक जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होती है ना उसमें ये काम आती है। फॉर एग्जाम्पल किडनी में आती है और स्वेटिंग, लेकिन किडनी में मोस्टली आती है। ठीक है, तो जब उसकी डिफिशिएंसी आ जाती है अल्डोस्टेरोन की, तो हाइपोन्यूट्रीमिया आ जाती है, और हाइपरकैलेमिया मतलब हाइपर कैल्शियम मतलब कैल्शियम की लेवल ज़्यादा हो जाती है और सोडियम की लेवल कम हो जाती है। हाइपोटेंशन आ जाती है क्योंकि सोडियम की वजह से वाटर रिटेंशन होगी, तो फिर वाटर रिटेंशन तो नहीं होगी ना। जो टैकीकार्डिया होता है ना, तो टैकीकार्डिया जो है हमारे पास क्या है, वो टैकीकार्डिया होगी, हार्ट रेट ज़्यादा होगी ना, तो डिक्रीज कार्डिक आउटपुट जो है वो होती है। ठीक है, फिर क्या है कि हार्ट रिटर्न लेवल विद लो अल्डोस्टेरोन। ठीक है, और इससे डिहाइड्रेशन हो जाती है, इरिटेबिलिटी एंड डिप्रेशन हो जाती है। इफ लॉस ऑफ सोडियम एंड वाटर इज सेवेयर, जो सेरेब्रोवास्कुलर कोलैप्स हो जाती है, एंड्रोजन डिफिशिएंसी आ जाती है। तो एंड्रोजन डिफिशिएंसी की वजह से ये थर्ड जो हार्मोन है, तो इन मेल में क्या होती है कि काज लॉस ऑफ जो एक्सिलरी एंड प्यूबिक हेयर एंड डिक्रीज हेयर ओवर द एक्सट्रीमिटी, तो ये सब पर लॉस हो जाती है। मतलब वमेन में जब एंड्रोजन की डिफिशिएंसी, जो सेक्स हार्मोन है उसकी डिफिशिएंसी आ जाती है, तो उसकी वजह से उसकी क्या होती है, जो हार्मोन की मतलब उसकी जो बढ़ती हुई रेट होती है ना वो कम हो जाती है, वो फिर नहीं बढ़ेगा जो हार्मोन है। ये है क्या है, ये एडिसन डिजीज़ के कुछ पिक्चर हैं, देखें। ठीक है, तो नोट द जनरलाइज स्किन पिगमेंटेशन आ जाती है। ठीक है, बट स्पेशली द डिपोजिशंस इन द पाल्मर, ठीक है, पाल्मर स्किन क्रीज, नेल एंड गम। ठीक है, तो ये है मतलब जो हाई पिगमेंटेशन की वजह से ये, इसको देखो, इस पाम की जो क्रीज है उसको देखो। ठीक है, और इसी तरीके से ये जो पिगमेंटेशन है, ठीक है, जो गम होती है इसमें डिपोजिशन हो जाती है। ठीक है, तो ये था हमारे पास किस चीज़, एड्रेनो जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसमें फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, और इंशाल्लाह हम और जो डिजीज़ है मतलब ग्रोथ हार्मोन के साथ जो डिसऑर्डर आती है वो हम अभी सेकंड पार्ट में एंडोक्राइन सिस्टम की पढ़ेंगे। ठीक है, तो तब तक अपने ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।